गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। साथ में हम लोग देख रहे हैं कुछ मेंस टाइप भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें डीप से समझ में आते हैं। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि बस देख के निकल जाना है, देख के थोड़ा सा ठहरना भी है। तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा मुद्दा हम लोग डिस्कस कर लिए। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है गांधी जी का उदय, और एक और मुद्दा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी से रिलेटेड है। उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और कल कुछ अलग चर्चा करेंगे, जैसे कि खिलाफत आंदोलन की हम बात कर लेंगे और फिर इसके बाद में असहयोग आंदोलन को फिनिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सब्सक्राइब कैसे करना है। कल नया बैच स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख को। तो क्या क्या उसके बेनिफिट है और कैसे मैं आपको कुछ चीज़ें छूट दे रहा हूँ, क्या रिफंड करूँगा मैं कुछ थोड़ा सा, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। और साथ ही साथ मेरा जो कोड है, जब उसको आप यूज करेंगे एडमिशन लेते वक्त, रेफरल कोड जो कि है, और AMR10 है ये, इसका जब आप यूज करेंगे तो आपको 10% पहले से मिल जाएगा और मैं भी कुछ आपको इधर से रिफंड करूँगा। ठीक है। तो हम यूपीएससी सीएससी हिंदी कर रहे हैं अनअकैडमी पे, और आप सब लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि अनअकैडमी है। और मैं तो मानता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डेली लाइव क्लासेस में आप बात कर सकते हैं अपने टीचर से, अपने फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ में डाउट पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको मिलते रहते हैं, लगातार रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद में है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में अकॉर्डिंग टू यूपीएससी का जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, सारे जो कि आप यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे बिल्कुल उसी तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो इसके बाद में अनलिमिटेड एक्सेस है, इसका मतलब कि आपने जिसके लिए पे नहीं किया है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि ओल्ड वीडियोस, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं। और जिसके लिए आपने पे किया है, सब्सक्राइब किया है, मेरा कोड यूज करते हुए AMR10, वो देख सकते हैं और मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये साइड है। मेरी स्पेशल क्लास से अगर जुड़ना है आपको, तो स्पेशल क्लास से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे और क्या है, सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा उपस्थित। अपने बारे में, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अमित कपूर है और मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से। यूपीपीसीएस मेंस यूपीएससी में अपीयर हो चुका हूँ मैं। अनुभव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोक प्रशासन है, जिसको मैं 8 बजे करा रहा हूँ, डेली क्लासेस होती है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, अनअकैडमी अमित कपूर पर आएंगे, हमसे बातचीत। ठीक है। और 60% से अधिक जो है वो मैं पोर्शन कवर कर रहा हूँ जीएस का, तो आप जीएस में भी हमसे रूबरू हो सकते हैं। 2 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और अभी अनअकैडमी पे 7-8 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बढ़िया बाकायदा जो है, आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे हेल्प उसके लिए ले सकते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। जब सब्सक्राइब करेंगे तो टॉप मोस्ट फैकल्टीज के जो है ये आप पढ़ाएंगे, इनकी कोर्सेस आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, तो आपको 15,000 कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है। तो आप 15,000 कोर्स जो है वन सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हैं। एक सब्सक्राइब मतलब आप 15,000 कोर्सेज जो है आपके आपके पॉकेट में है। ठीक है। तो ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी प्लस है, यूपीएससी सीएससी प्लस का एक है, जो प्लस में आप देखेंगे कि लाइव टेस्ट क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, पर्सनल कोच है। यहाँ पे पर्सनल कोच बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बड़ी भूमिका निभाता है पर्सनल के लिए।
मेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन होते हैं वो पर्सनल कोड जो होते हैं वो यूपीएससी मेंस लिख के रखते हैं, उनको ही पर्सनल कोच के तौर पे आपको दिया जाता है। तो इसकी फीस क्या है, देखो प्लस की क्या क्या मिल रहा है इसमें। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इसके बाद में आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल रही है, और इसके बाद में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड जो है वो कोर्सेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल हम लोग प्लस की बात कर लेंगे। इसमें फीस देख लो कितनी है। 12 मंथ की जो फीस है, जिसको अब 1 साल बोलते हैं, तो उसकी फीस जो है वो 59,500 है। और जो मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% रिफंड मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीस हो जाएगी 44,500। और जब ये फीस हो जाएगी तो आपको बहुत देखें 10% यहाँ से मिल रहा, और 10% का मैं रिफंड करूंगा आप लोगों को। कितना? ये 10% का मैं रिफंड करने वाला इस पे, एक्चुअल फीस पे। एक्चुअल फीस जो है ये मैं 10% रिफंड करने वाला। तो ये 10% आपको यहाँ से मिल रहा है, ये फीस हो जा रही है इतनी। और फिर इसके बाद में इसी पे मैं 10% और रिफंड कर रहा हूँ। तो ये फीस लगभग जो आपकी होती जा रही है वो हो जा रही है 40,000। कितनी हो जा रही है? 40,000 हो जा रही है। इतने में आप जीएस ले सकते हैं 1 साल का। और उसी तरह से क्या है यहाँ पे, उसी तरह से आपको जो है यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, उसी तरह आपसे 2 साल का भी है यहाँ पे, और और 3 साल का भी है यहाँ पे। तो ये 72,000 में है। और जैसे मेरा कोड यूज करेंगे तो 64,000 हो जाएगी। और इसी 72,000 में मैं आपको क्या करूँगा, 10% रिफंड कर दूंगा आपके वॉलेट में। तो ये हो जाएगा बहुत कम फीस, लगभग कितनी हो जाएगी ये, 8 मतलब 8, लगभग ये हो जाएगी 56,000 के आसपास। 56,000 में आपको ये 2 साल का मिल रहा है। 3 साल से 90,000 है, मेरा कोड यूज करेंगे तो 81,000 है। और कम कर देंगे आप यहाँ पे 9,000, तो ये लगभग लगभग आपको जो है इसमें लगभग कह सकते हैं 70,000 में मिलेगा, ठीक है। 72-71,000। अब हम ये देखो एक नया आया है, कॉम्बो प्लान आया है, जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए आया हुआ, 1 साल का यहाँ पे है। और ये 77,000 फीस है। मेरा कोड यूज करते हुए आपको देखो कितना फीस मिल रही है यहाँ पे। 1 साल के लिए है 10+9+10+10, 10% यहाँ पे रिफंड मिल रहा है। तो 29% में यहाँ पे आपको छूट देना, जो कि कोड बस मेरा ही यहाँ पे यूज करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। AMR10 मेरा कोड यूज करेंगे, ये बताएंगे, मैं आपको यहाँ से 10% रिफंड कर दूंगा। और आपको 19% अनकंडी की तरफ से, मतलब 10% मेरा कोड यूज करते हुए मिलेगी यहाँ पे छूट, और 10% आपको यहाँ से मैं रिफंड करूंगा। 9% यहाँ से ये मिल रही है। कॉम्बो प्लान ले सकते हैं, 2 साल का भी इस तरह दिया गया है। 2 साल के लिए मैं 31% यहाँ पे दे रहा हूँ, 3 साल के लिए 34% दे रहा हूँ। इंटरेस्टेड है ले सकते हैं। आइकॉनिक प्लान है, आइकॉनिक प्लान में पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, और स्टडी प्लानर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी फीस कितनी है? 69,500 फीस है। और जब मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 62,550 हो जाती है। और इसी पे आप और कम कर दीजिए 7,000, और इस पे कम कर दीजिए, लगभग कितना हो जा रहा है ये, 55,000 में आपको पूरा का पूरा, क्योंकि 10% में रिफंड करने वाला हूँ। रिफंड भी इस पे करूंगा मैं आपको 10%, और कोड जब यूज करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ओके। इसी प्रकार से ऑप्शनल भी है। ऑप्शनल में भी आप ऐसा कर सकते हैं, AMR कोड का यूज करते हो। 27,000 फीस है इसकी, 24,750 मेरा जब जब आप डिस्काउंट इसको पूरा, मेरा डिस्काउंट इसको यूज करेंगे सॉरी मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और इसी पे मैं 27,000 पे ही आपको 10% रिफंड करूंगा, तो लगभग 21,000 में ये आपको ये मिल जा रहा है, ठीक है। एनरोल्ड होते चले आप लोग। 3 जनवरी को फिर से स्टार्ट होने वाला है कॉम्बैट 45 मिनट 60 क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए 6 मंथ रिमेनिंग है। तो आप क्या करेंगे, नया बैच आया हुआ है, 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर से आप इसमें जो है क्या है ज्वाइन हो सकते हैं। 28 दिसंबर से आया हुआ है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अल्टीमेट बैच है, जीएस के लिए 6 मंथ के लिए है। और यहाँ पे मिशन जो है वो 2021 के लिए जो है वो 6 मंथ के लिए है यहाँ पे। तो ये दोनों आप ले सकते हैं, 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेट बैच है और एक मिशन 2021। हाँ, 6 महीने का है, इसमें ले सकते हैं। तमाम सारी फैसिलिटीज़ हैं, प्रीलिम्स, सिलेबस कवरेज, PDF, डेडिकेटेड डाउट सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एनालिसिस,
एस सीरीज एनालिसिस और टॉप एजुकेटर्स ये सब मिलेंगे 28 तारीख को। आप लोग तैयार रहिए, मेरा कोड ध्यान रखेंगे, इसको ही यूज करेंगे, और इसको जब यूज करेंगे तो आपको 20% जो है लगभग यहाँ 20% जो छूट मिलने वाली, ठीक है। चलो, लक्ष्य जो है वो 2021 के लिए 6 महीने का बैच यहाँ पे चल रहा है, इसके बाद में 1 साल का भी है, और इसके बाद में यहाँ पे 2 साल का भी बैच चल रहा है। एक्सपीडिशन एक 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है। तो ये सारे बैचेज यहाँ पे चल रहे हैं। आइकॉनिक प्राइस जो है वो हाइक होने वाले हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं। जो लोग मुझसे स्पेशल क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ एक बार देख लो। मेरे क्या क्या कोर्स मिलेंगे, लोक प्रशासन 8 बजे मिलेगा, हिस्ट्री जो है वो मैं अभी करा रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर फरवरी लास्ट में, पॉलिटी जो है वो 4 बजे क्लास चलती है, इंटरनल सिक्योरिटी सॉरी और इंटरनेशनल रिलेशन ये आपको जो है वो मिलेंगे फरवरी लास्ट में। एथिक्स जो है 7 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सारे जो है कोड याद रखेंगे, और 20% यहाँ से हमसे आज छूट लेंगे। 10% मेरे कोड यूज करते हो, 10% मैं रिफंड करूँगा, ये मुझे आप फोन करके बोले बताएंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे गांधी जी का बुध है, और चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा का चत्ता उपलब्धियां, रॉलेट के विरुद्ध जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 4-5 पॉइंट हम लोग आज कवर करेंगे, देखते हैं, ठीक है। चलो, कोई भी उस समय अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था, जिसके चलते गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य द्वारा इसे बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि जो आंदोलन था वो ठप हो गया था पूरी तरह से, और यहाँ पे सब क्या है, सारी चीजें जो है ये जो हमने बात की थी हड़ताल जिसकी हम लोग बात कर रहे थे ना, सत्याग्रह, कौन सा था ये, रॉलेट सत्याग्रह, तो ये ठप हो गया था। कब शुरू हुआ है, 6 अप्रैल को शुरू हुआ है 2019 को, सॉरी 1919 को, इसके बाद में बात करेंगे गांधी जी के बारे में। बापू आप कह सकते हैं, फादर ऑफ द नेशन बोल सकते हैं। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, परिचय क्या है इनका। तो गांधी जी के बारे में जाने थोड़ा सा। गांधी जी का नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास यहाँ पे करमचंद भी होना चाहिए, ठीक है। कब जन्म हुआ है इनका, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। 1869 में एक कब हुआ है इसका, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1918 1869 में हुआ है। जन्म तिथि पोरबंदर गुजरात में है। पिता का नाम करमचंद है, माता का नाम क्या है, उनका पुतली बाई है, और पत्नी का नाम कस्तूर, ठीक है। है ना? कुछ शुरू करते हैं, गांधी जी का सफर कैसा रहा है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर नहीं भी पूछेगा तब भी इनकी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए, क्या है, पृष्ठभूमि इनकी पता होनी चाहिए। गांधी जी ने क्या क्या वहां पे किया है, अफ्रीका में क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी इन साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। कहना था कि कुछ समय तक भारत में एक लॉयर के रूप में इन्होंने संघर्ष किया हुआ था, और इसके बाद वो अफ्रीका में कुछ लीगल सर्विस का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला गांधी जी को। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और इस कारण वो 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका स्टेट ऑफ नेटल के डरबन के लिए रवाना हो गए, और वहाँ पे रंग भेद का उनको सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ पे जो भारत में थे एक लॉयर थे, और लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद में और सफल नहीं हो पाए, तो सोचा कहीं दूसरी जगह देखते हैं। एक केस इनको मिल जाता है, एक इनको केस मिलता है, तो वो फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो वहाँ पे ये लीगल सर्विस का 1 साल का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और ये वहाँ पे जाते हैं तो उनको क्या देखने को मिलता है, उनको रंग भेद जो है वहाँ पे काले और गोरे का जो भेद है वो देखने का सामना करते हैं। फिर क्या होता है कि ये डरबन के कोर्ट रूम में उन्हें अपनी पगड़ी हटाने को कहा जाता है, जिससे उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कोर्ट रूम छोड़ दिया। तो तमाम सारी बातें उनके सामने होती हैं, और नेटल एडवर्टाइजर ने उनका एक प्रिंट कोई अखबार है, उसमें मजाक उनका बनाया और लिखा कि एन
अनवेलकम विजिटर, ऐसा कुछ करके छापा गया। और 7 जून जो है 1993 में वो ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में घटना वो घटी, जिससे कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और क्या घटना है, उससे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें, ठीक है? वो आप देखेंगे कि एक साधारण से लॉयर देश के देश के राष्ट्र कह सकते हैं कि देश के पिता या राष्ट्रपिता कहलाए। क्या ऐसी खास बात थी गांधी जी में कि उन्होंने इतने सारे बड़े कार्य किए और लगभग हर एक क्षेत्र में उनकी भूमिका है। फिर वो चाहे सामाजिक आधार हो, राजनीतिक आधार हो, नैतिकता की बात हो, हर एक भाग में गांधी जी के जो है विचार आपको देखने को मिलते हैं। और वो अमर हैं, आज भी उनके विचारों पर रिसर्च हो रही है। अमेरिका में रिसर्च होती है, इंडिया में रिसर्च होती है। आप कई जगह देखेंगे कि उनके जो विचार हैं उन पे रिसर्च होती रहती है। क्या वो, और इनको बोला गया, जब विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं पाश्चात्य देशों द्वारा, तो उनको कैसे बोला जाता है? कैरिस्मेटिक, करिश्माई नेता बोला जाता है। ठीक है, वैसे करिश्माई नेता है ये, करिश्माई मतलब समझ में ही नहीं आता है कि वो उनके विचार कहाँ से आए, उन्होंने अप्लाई भी किए। और एक आदर्श स्थिति में सबसे बड़ी बात है, जो उनके विचार है वो कैसे हैं? आदर्श विचार हैं। मतलब आदर्श चीज जो होती है बहुत आइडियल, मतलब आप उसका ये कह सकते हो कि कोई चीज यथार्थ में हो सकती है, आदर्श में नहीं हो सकती ना। तो व्यवहार रूप हो सकता है, लेकिन ये कहो आदर्श स्थिति में, तो इनके विचार ऐसे ही, इसी वजह से इन पे बहुत ज्यादा क्या है, अभी ज्ञान मंथन किया जाता है कि वो जिस विचार को मानते हैं उसका आदर्श प्रतिरूप जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे। कैसा प्रतिरूप था? तो प्रतिरूप है उनके विचारों का, कैसा है? आदर्श रूप में। ये बड़ी बात है। बात करते हैं, कहते हैं कि कुछ समय तक एक लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में उन्हें एक लीगल सर्विस, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और इस कारण वो 1893 में वो साउथ अफ्रीका स्टेट ऑफ नेटल डरबन के लिए रवाना हुए। और वहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। पगड़ी उतारने के लिए कहा गया, मना कर दिया, रूम से चले आए। और नेटल एडवर्टाइजर ने उनका एक प्रिंट छापा जिसमें उनका मजाक बनाया गया। उनको कहा गया कि एन अनवेलकम विजिटर, कोई शायद अखबार था, उसमें लिखा गया एन अनवेलकम विजिटर। और 7 जून 1893 वो ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में घटना घटी। वो घटना क्या थी? उनको जो है ट्रेन से फेंक दिया जाता है, पटोरिया जा रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने उनके फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने पर आपत्ति जताई। और उनके पास टिकट था, इसके बाद भी नहीं माना गया। उन्होंने क्या किया? ट्रेन से उतरने से मना कर दिया। और जब उन्होंने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने क्या किया, यह ध्यान रखेंगे नाम कहाँ पे इनको फेंका गया, ठीक है? पीटर मार्टिसबर्ग, ठीक है, क्या नाम है? पीटर मार्टिसबर्ग, ठीक है। पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये बहुत बड़ी घटना है गांधी जी के जीवन की। और उनका यह अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर गया, और उन्होंने खुद को इस रंग भेद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। और उन्होंने उस रात को प्रतिज्ञा की कि वो समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। क्या प्रतिज्ञा ली उन्होंने? कि वो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। और इस तरह से आज एक सामान्य आदमी से महानायक गांधी जी का जन्म होता है। वो कौन सा दिन है एक बार देख लो, जब वो यात्रा कर रहे थे। और वो कौन सा दिन है? 7 जून 1893 की बात है दोस्तों। 1793 की बात है, जब उनको ट्रेन से फेंका जाता है। और वो उसी दिन प्रण कर लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वो जब तक रंग भेद की नीति को समाप्त नहीं कर, रंग भेद के विरुद्ध रंग भेद को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक वो क्या है, अब वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उस रात जो है वो 7 जून की रात, जब गांधी जी एक सामान्य आदमी से एक महानायक गांधी के रूप में उनका जन्म होता है। और गांधी ने
रंग भेद से लड़ने के लिए ही 1884 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो 93 की बात है, 1893 की बात है। यहाँ उनको क्या है, फेंका जाता है। नाम याद रखना, क्या नाम है इसका, पीटर मॉर्टिज, हाँ, मॉर्टिसबर्ग, पीटर मॉर्टिसबर्ग यहाँ फेंका जाता है। और 1894 में वो क्या करते हैं, वो नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किस लिए है ये, रंग भेद से लड़ने के लिए। और इस साल, हाँ, और एक साल के जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने जब भारत लौटने की तैयारी शुरू की, इससे पहले नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने भारत को वोट देने से वंचित कर दिया था। ठीक है। और उनके साथियों ने भी उन्हें लेजिस्लेटिव के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आश्वस्त किया। इस तरह गांधी जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को भी उठाया हुआ था। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ लेंगे कि नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, किस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक और मुद्दा इनके सामने आता है, बोअर वॉर। बोअर का जो युद्ध हुआ है, के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की मदद की। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप देखेंगे इनके बीच में कुछ जो उपाधियां मिली हैं वो आपको देखने को मिली। हुआ क्या है, वॉर वार हो रहा था, तो उस दौरान जो है साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश वो थे भाई, गांधी जी तो वहीं रह रहे थे, ब्रिटिश सरकार की मदद की। तो वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही नागरिक समानता के लिए रैली निकाली, और जिसे क्या है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सत्याग्रह का नाम दिया गया। तो सत्याग्रह का जन्म कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और कैसे हो रहा है कि नागरिक समानता के लिए जो रैली निकाली गई है, कि जो नागरिक समानता के लिए जो रैली निकाली गई है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, वही क्या है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, जिसको आज हम लोग सत्याग्रह के नाम से पढ़ते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें याद रखना। तो कोई आपसे पूछे तो आप फटाक से बता सकते हैं कि भाई इसको जो है वो सत्याग्रह का जन्म कहाँ से हुआ है, तो यहाँ से सत्याग्रह का जन्म हुआ है। ठीक है। ठीक है, सत्याग्रह का जन्म जो है वो कहाँ से हुआ है, सत्याग्रह का जन्म जो है वो यहीं से हुआ है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को। बोअर वॉर और जुलू रेबेलियन के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है वो उनकी प्रशंसा की हुई थी, और सर की उपाधि इनको दी हुई थी। क्या दी थी, सॉरी, आप इनको एक कैसे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सत्याग्रह किस नाम से दिया, क्या क्यों ऐसा दिया गया। तो वर्ल्ड वॉर के बाद में हमको बहुत सम्मान दिया, वो कैसरे हिंद की इनको उपाधि यहीं पे दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, वर्ल्ड वॉर जो है इनका हिंदू है, तो यहाँ पे अंग्रेज काफी खुश हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। दूसरा है 1906 में, अब हम वहां पे बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, बात जो है थोड़ी सी खत्म करते हैं, वहां पे नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। हुआ क्या, 1906 में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला असहयोग आंदोलन किया, और जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। तो पहला जो निवास है वो कब किया गया, सत्याग्रह 1906 में किया गया। 1906 में ये किया गया है, और यहाँ पे इसको नाम दिया गया है सत्याग्रह। वो क्या है, असहयोग आंदोलन, असहयोग। ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गवर्नमेंट के भारतीयों पर लगाई जाने वाली पाबंदी की प्रक्रिया में था। मतलब क्या हुआ था, अब ये कहाँ पे शुरू किया गया, ध्यान रखना, ट्रांसवाल जो है वहां पे, जो अफ्रीका का ट्रांसवाल शहर है वहां पे इसको शुरू किया गया। मतलब ट्रांसवाल गवर्नमेंट के खिलाफ ये उन्होंने सत्याग्रह किया हुआ था। क्यों किया हुआ था, कि भारतीयों पर क्या है, कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, जिसमें हिंदू विवाह को नहीं मानना भी शामिल था। कि भाई हिंदू विवाह हम नहीं मानेंगे, हम मांगेंगे, सॉरी, मानेंगे। हमारे पास में क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन पेश करेंगे, सर्टिफिकेट पेश करेंगे कि हाँ आपने शादी की हुई, तभी हम जो ऐसा कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे ध्यान देना कि जीवन का पहला असहयोग आंदोलन, जिसका नाम सत्याग्रह 1906 में उन्होंने किया हुआ था, और यह कहाँ हुआ है,
ट्रांसवाल गवर्नमेंट मतलब समझ रहे हो इसका कि अफ्रीका में है और इसमें हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जाता था। ठीक है, हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जाता था। इस पे इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, पहला सत्याग्रह। कई वर्षों तक ये संघर्ष चलने के बाद में सरकार ने फिर गांधी जी के साथ में कई भारतीयों को जेल में डाल दिया और फिर बाद में दबाव पड़ा, तो दबाव के चलते साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी और जनरल जैन क्रिश्चियन स्मिथ के मध्य कुछ समझौते हुए, तो उस समझौते को स्वीकार कर लिया गया और जिसके अनुसार वहां पर हिंदू विवाह को मान्यता मिल गई। तो यहाँ पे इस तरह से उनका संघर्ष जो है ये सफल हुआ। जो सत्याग्रह था इनका सफल होता कहीं दिख रहा है, दबाव पड़ा। तो फिर इसके बाद में इन्होंने साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी और जनरल क्रिश्चियन स्मिथ के मध्य में समझौता हो स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में वहाँ पे हिंदू विवाह को मान्यता मिली और इस तरह से आप देखेंगे इनका पहला सत्याग्रह क्या है, सफल होता है और भारतीयों के लिए पोल टैक्स को समाप्त कर दिया। ठीक है, पोल टैक्स जो था समाप्त कर दिया और 1914 में जो है वो भारत लौटते हैं। तो इस तरह की विकास यात्रा किस तरह से उन्होंने काम किया, कैसे क्या हुआ, हमने देख लिया सारी चीजें। शुरू जो है हमने यहाँ से किया हुआ था, गांधी जी का उदय कैसे हो रहा है। ठीक है, सारे मुद्दे देख लिए, तो आपको जरूरत ऐसी है नहीं समझने की। यहीं से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कब स्टार्ट हुआ है। तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो उसको क्या बोला गया, सत्याग्रह बोला गया, सहयोग आंदोलन बोला गया। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, इनको सत्याग्रह नाम दिया गया है। और गोवर के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की नटाल की कब स्थापना हुई है, नटाल की कब आवश्यकता हुई, स्थापना हुई है यहाँ पे, तो इसको देख सकते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है उन्होंने 1894 में की हुई थी, जब उनको फेंका गया उसके जस्ट एक साल बाद। ओके, ये सारे मुद्दे हमने देख लिए। अब क्या है, भारत आते हैं। भारत जब आते हैं तो वो कहा जाता है कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो थोड़ा सा सूटेड बूटेड में रहते हैं और वो सारी चीज़ों पे नज़र बना के रखे हुए हैं। तो इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोखले साहब से पूछते हैं गांधी जी की क्या कैसा है, सब चल रहा है। बोलते हैं कि हमें भी कुछ करना है सत्याग्रह और ये सारी चीज़ें करनी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले से बात करते वक्त गोखले साहब उनको सलाह देते हैं कि पहले तो आप अपना ये हुलिया चेंज करें, क्योंकि भारत में जो है सारी जनता जो है वो गरीब है, मतलब गांव में रहती है, शहर में तो कोई रहता नहीं। तो आपको वैसे ही पहले तो व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार के साथ में आपके कपड़े भी वैसे होने चाहिए। ठीक है, तो बोले ठीक है। एक साल तक जो है उन्होंने सलाह दी गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कि आप थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए भारत कैसा है, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या वो आपके आंदोलन को सहन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो साथ दे पाएंगे। तो एक साल घूमा तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बाद उनको विश्वास हो गया कि नहीं, हमें जो गोखले साहब बोल रहे हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर सारा कुछ उतारा अपना और धोती लाठी पकड़ी और एक साल तक भ्रमण करते रहे, देखा। अब जब वो परिपक्व हो गए, पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए कि आप सारी चीजें कर सकते हैं, तो फिर वो और गांधी जी जो आए हुए थे 1914 में जनवरी में आए हुए थे, तो इसी वजह से इनको क्या इसी वजह से हमारा प्रवासी भारतीय बनाया जाता है ना, प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में। ठीक है, इनके ही आने की खुशी में जो है हर साल आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है, जनवरी में 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के लिए योगदान देख लो एक बार, हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने योगदान दिया। तो महात्मा गांधी कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन फ्रीडम, क्या क्या योगदान है इसके, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कि महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किए हुए थे। वह हमेशा शांति से आंदोलन करने करने पर विश्वास करते थे। ठीक है, पैर लिख रहा है। महात्मा गांधी हमेशा से भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष उन्होंने किया हुआ था और हमेशा से क्या चाहते थे कि वो शांति से आंदोलन करें, करने पर विश्वास करते थे और उन्होंने बहुत सारे
आंदोलन किए जिन्होंने गांधी जी को हिलाकर रख दिया हुआ था। उसी में आप देखेंगे जो नए हैं वो चंपारण और खेड़ा की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चंपारण कैसे हुआ है एक बार देखेंगे। 1918 की बात है कि गांधी जी ने ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उस समय यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स हैं, लैंड भूस्वामी है, वो कौन है, ब्रिटिश है। और उस समय अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के संबंध में किसानों पर जो रूल्स लगाए जा रहे थे उससे व्यथित होकर उन्होंने आखिर में इन किसानों ने क्या हुआ कि गांधी जी से सहायता मांगी और जिसका परिणाम अहिंसक आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें जीत जो है वो किसकी होती है, गांधी जी की। तो पहला जो है यहाँ पे गांधी जी इसमें जीतते हैं। चंपारण पहला ऐसा उनका आंदोलन रहता है जिसमें गांधी जी जीतते हैं। और वही बात है कि नील की खेती, जबकि वहाँ पे ऐसा उपजाऊ जमीन थी नहीं कि नील की खेती की जा सके, लेकिन अंग्रेज जो है वो जबरदस्ती वहाँ पे खेती करवाते थे। और खेती के संबंध में किसानों पर जो रूल लगाए गए थे उससे व्यथित होकर किसान जो है वो गांधी जी से पास में गए, सहायता मांगी कि हम बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है। इसका परिणाम क्या हुआ, अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने इसमें क्या किया, जीत हासिल की, ठीक है। 1918 में गांधी जी जब बाढ़ आई तब वहाँ किसानों को, तो यहाँ पे क्या है, खेड़ा में किसानों को टैक्स में छूट की सख्त जो आवश्यकता थी। और इस समय भी गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन से अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई। और इस आंदोलन में भी गांधी जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला था। मई 1918 में टैक्स की राशि को छूट दे दी गई, ठीक है। तो दो यहाँ पे हो गए, तो टैक्स लगा दिए गए तो भारी वर्ग। और दूसरा तक है कि भाई एक तो चंपारण हो गया। चलो देखते हैं, ये चीजें होंगी समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से उन्होंने चंपारण और वो किया। गांधी जी में, भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन देखो कब हुआ है। पहला असहयोग आंदोलन कब हुआ है। 1919 में जब भारत पर जब ब्रिटिश का शासन था तब गांधी जी राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे। और उस समय ही एक अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था, हमने देखा हुआ था, जिसके अनुसार बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को सजा दी जाती थी। और ऐसा प्रावधान अंग्रेजों ने बनाया था। गांधी जी ने का पुरजोर विरोध किया और उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह और शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन की, ठीक है। वो पहला असहयोग हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पे असहयोग कर रहे हैं गांधी जी, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया और इसके खिलाफ क्या है, उन्होंने सत्याग्रह किया। तो कैसा रॉलेट का हमने देखा हुआ था कि बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को सजा देती थी, उनसे पूछा भी नहीं जाता था, उनको बताया भी नहीं जाता था कि आपको किस तरह से गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे वो पुरजोर क्या है, विरोध करते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं चंपारण, ठीक है। तो कुछ जो आंदोलन है, जो कुछ आंदोलन हमने देखे शुरू के, चंपारण है, खेड़ा है, और ये क्या है, असहयोग है। तो ये हमने पृष्ठभूमि इनकी देखी हुई है। अब थोड़ा डीपली बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा क्या करते हैं, डीपली बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था, कहाँ से शुरू हुआ है, किन मुद्दों पे शुरू हुआ था, हमने अभी बात कर ली, थोड़ा ऊपर ऊपर बात की हुई है। भाई वो नील की खेती, जो ब्रिटिश लैंड वाले थे वो नील की खेती करना चाहते थे। तो फिर इसके वहाँ पे, और वो फसल होती नहीं थी उतनी अच्छी, नहीं फसल होती थी तो भाई जो पैसा वो भरना पड़ता था किसानों को, वो परेशान हो गए थे। अब परेशान होते हुए गांधी जी के पास गए कि भाई इसमें गांधी जी कुछ करिए। तो वहाँ पे चंपारण की बात है, ये चंपारण में बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं कि चंपारण आंदोलन सत्याग्रह क्या है, गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों किया, सफल कैसे। अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हमारे देश में हुए हैं। और हमने देखा हुआ कि इस सब में लगभग लगभग सफलता पाई हुई, कुछ को रोकना पड़ा और कुछ जो है बहुत ज़्यादा सफल हुए। और इन्हीं
आंदोलनों में से एक आंदोलन था, नाम था चंपारण सत्याग्रह, जो किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन था। तो यहाँ पे अगर कभी भी आया आपको जो चंपारण है, चंपारण वो किससे, किसानों से जुड़ा हुआ है। कब हुआ है ध्यान देना आप लोग, ये 19 अप्रैल 1917 को हुई, ठीक है। कब हुआ है देखो, धोती पहने हुए, कुछ नहीं शरीर पे, बदन भी नहीं, बदन पे कपड़ा नहीं, वो कब हुआ है, 19 अप्रैल 1917 को शुरू, ठीक है। और चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है, जिस जिले में जिस जिले के किसानों की मदद करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ पे चंपारण क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और जिसके चलते इस आंदोलन का नाम जो है वो चंपारण रख दिया गया था। तो अगर आपके कभी आए पूछे कि भाई चंपारण क्यों रखा गया था, तो चंपारण इसी वजह से रखा गया क्योंकि चंपारण जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, बिहार राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। वहाँ पे ही किसान ये कर रहे, क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और इसी वजह से आंदोलन का नाम है चंपारण रख दिया। और इस जिले के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, जिससे कि इस जिले के किसान काफी परेशान थे और नील की खेती करने से उनकी जमीन खराब, ये बात भाई थी, ठीक है ना। बात क्या है कि भाई जमीन ऐसी उपजाऊ थी नहीं जहाँ पे नील की खेती की जा सके, तो जमीन खराब हो रही थी और परेशान थी। अब तो किसानों को उनके खेत के अधिकतर भाग, जो 3 कठिया बोला जाता है, मतलब 3 भाग में, 3/20 कह सकते हैं, 20वें भाग के 3 भाग में, पूरे 20वें के तीसरे भाग में, 3 भाग में क्या करनी थी ये खेती करने के लिए मजबूर किया जा, क्या थी, तो 20, 3/20 में हिस्से पे क्या हो रही थी, मजबूर किया जा रहा था, जिसके कारण किसान किसी भी खाने की चीजें खेती नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे खाने की खेती नहीं कर पा रहे थे, तो वही नील की खेती यहाँ पे कर रहे थे। और 3/20 हिस्सा है यहाँ पे, जो 3/20 हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 कठिया बोलते हैं, 3 काठा जमीन, 3 कठिया, ठीक है, 3 काठा जमीन, ठीक है। तो इस व्यवस्था को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, देख लिया। अब यही पूछेगा आपसे क्या, यहाँ पे क्या है, देख लो फटाफट, आंदोलन का नाम क्या है, चंपारण है, कब शुरू हुआ है, 19 अप्रैल 1917, कब तक चला हुआ है, करीब 1 साल तक चला हुआ है। कहाँ किया गया आंदोलन, चंपारण जिला, बिहार, भारत। हाँ, किस लिए किया गया था, किसानों के हक के लिए। नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया, पूछा जा सकता है आपसे। अमृत किशोर, राजेंद्र प्रसाद, अंग्रेज सिंह, अंग्रेज नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, और जेबी कृपलानी, और इत्यादि है। शुक्ल भी थे, राजकुमार जो शुक्ल हैं वो इनको लेके आए थे, राजकुमार शुक्ल जो है वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे लेके आए हुए थे इनको, अन्य विनय, लखनऊ, लखनऊ अधिवेशन से, अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1916 में हुआ था, तो लखनऊ में इनकी मुलाकात होती, उन्हीं से। हुआ क्या फिर इसके बाद में, गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और ये करते रहे। बाद में मान गए अंग्रेज, कैसे माने, चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया। और इस दौरान ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की ताकत का अनुभव हो चुका था, और ब्रिटिश सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, और इस समिति का हिस्सा जो है वो गांधी जी को बनाया। ध्यान देना यहाँ पे कि गांधी जी को इसमें हिस्सा दिया गया था, मतलब इनका सदस्य बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, इससे बात या विवाद पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हिस्सा बनाया गया था, और गांधी जी की जो ताकत है वो ब्रिटिश सरकार को पता चल गई थी।
शिकायतों की जांच करने की समिति का गठन किया गया। क्या बोलते हैं? चंपारण कृषि समिति। क्या है ये? चंपारण कृषि समिति बनाएंगे, और इस समिति के गठन के कुछ महीने के भीतर चंपारण कृषि विधेयक पारित हुआ, और इस विधेयक की मदद से किसानों को काफी राहत दी गई और जमींदारों की मनमानी पर लगाम लगा दी गई। किसानों के लिए अधिक मुआवजा देने और खेती पर नियंत्रण देने का जिक्र भी इस विधेयक में किया गया, और इस तरह से गांधी जी को यहाँ किसानों की मदद की, गांधी जी ने यहाँ के किसानों की सफल हुआ आंदोलन जो है वो आंदोलन सफल हुआ है। किसानों को काफी राहत दी गई, जमींदारों की मनमानी पर क्या है, लगाम लगा दी गई, लगाम कसी गई, अधिक मुआवजा देने और खेती पर नियंत्रण देने का भी जिक्र जो है वो विधेयक में किया गया। इस तरह गांधी जी क्या है, किसानों की मदद किस तरह से, चंपारण समिति का गठन किया गया, इसके माध्यम से वो आते हैं और उसमें शामिल भी यही किए जाते हैं। ठीक है, शामिल किए जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको हिस्सा बनाया जा रहा है, हिस्सा बनाया जा रहा है। ओके, चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी कुछ अन्य बातें देख लो। सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला डिसओबीडियंस मूवमेंट। पहला क्या था? असहयोग, यहाँ पे सॉरी, हाँ, असहयोग आंदोलन। क्या है इनका? पहला असहयोग आंदोलन, पहला असहयोग आंदोलन। इस मूवमेंट के साथ ही गांधी जी को सॉरी अंग्रेजों को गांधी जी की ताकत के बारे में पता चलता है, और इसी आंदोलन के दौरान ही पहली बार संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा था, जिसके बाद गांधी जी को बापू भी कहा जाने लगा। ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही, कब हो रही है? बापू नाम इनको कब दिया गया है? बापू नाम इनको कब दिया गया है? ये 1917 चंपारण के बाद, चंपारण के बाद, ठीक है, इनको आ संत राउत ने जो है, संत राउत इनका नाम है, राउत, उन्होंने क्या किया है, इनको बापू बोला, यही से नाम 25 में लग गया। अब इसके बाद में गांधी जी क्या हो गए? बापू। अगला कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के 100 साल होने पर सरकार ने स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को बिहार में शुरू किया है, और इस राज्य में सीवरेज प्रोटेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए देगी, जिसमें कि राजनीतिक कई कार्यक्रम भी इसमें आयोजन किया जाएगा। तो ये करंट का मुद्दा, इस पर का काम है। इनको गांधी जी, और पहला इनका डिसओबीडियंस मूवमेंट, इनको गांधी जैसे बापू कैसे इनका नाम पड़ा वो भी आपको पता चल गया, और ये सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई आपको कि कैसे काम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। हमने देख लिया ना गांधी जी का अभ्युदय कैसा हुआ, उनको किस तरह से उन्होंने ये फील किया और किस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया हुआ। ठीक है, हमने चंपारण देख लिया। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, प्रथम जन आंदोलन, इसकी हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया हुआ था, और क्या किया हुआ था कि वो सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे, निर्णय लिया। तो प्रथम जन आंदोलन जो है वो गांधी जी का, वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, एक दो बार देख लीजिए बड़ी निगाह से कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह वो क्या है, प्रथम जन आंदोलन ही उनका, प्रथम जन आंदोलन जो है वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है। ठीक है, तो गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू करते हैं। संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो संवैधानिक तरीके से नहीं मार रहे थे। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे ना कांग्रेस की, कई बार हमने बताया ना आपको कि उदारवादी जो थे, जो उदारवादी थे वो क्या थे, संवैधानिक मांग ही हमेशा करते थे, कोई सत्याग्रह जैसी अवधारणा नहीं थी। इसी वजह से इनकी आलोचना भी होती हुई है। लेकिन गांधी जी बिल्कुल ही सक्रिय नेता थे, कभी भी रुकने वाले नहीं थे,
तो उन्होंने क्या करते थे, जब देखा कि सरकार मान नहीं रही है संवैधानिक प्रतिरोध का, जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर हम उदारवादियों की बात करें जो कि 1985 से 5 की मैं बात करूं या इससे आगे जाए हम, तो क्या उदारवादी अगर होते तो वो सत्याग्रह जैसी कोई चीज तो नहीं बिल्कुल भी वो आप मतलब मानते, वो क्या वहीं रुक जाते थे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं कर रहे थे, इसी वजह से क्या है, कहा उस फेज में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी से, उस पेज में यूपीएससी से क्वेश्चन में यूपीएससी क्वेश्चन भी करता है उस पेज से, कि हो सकता है आपसे पूछे भी कभी उस पेज में क्या पूछेगा कि अगर मान लो क्रांतिकारी सत्याग्रह नहीं होते तो हमारी स्वतंत्रता कैसी होती, जिस तरह से गांधी जी नहीं होते, इस क्वेश्चन पूछा ना, गांधी जी अगर नहीं होते तो हमारी स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता कैसी होती है हमारी इस समय, तो ऐसे ही उसको पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, जब संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने क्या कहा कि अब जो है हम सत्याग्रह करेंगे और हमारे पास में कोई चारा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सत्याग्रह सभा जो है वो गठित की गई, होम रूल लीग के युवा सदस्यों के से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का क्या है निर्णय हुआ। तो एक सत्याग्रह सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे खास ध्यान देना कि गांधी जी ने होम रूल लीग जो है, होम रूल लीग क्या है, हाँ इसके सदस्यों की भी सहायता ली हुई, एक युवा सदस्य हैं उनसे संपर्क लिया, साधा हुआ है, उनसे क्या किया है, उनसे सहायता ली हुई है। तो कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने संघर्ष या कह सकते हैं जो अब उनका आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए होम रूल लीग को का उन्होंने यूज किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है, अपने फायदे के लिए प्रयोग किया हुआ है क्या, तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में। ध्यान देंगे, यहाँ पे आलोचना भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी आलोचना भी कर सकते हैं। ओके, तो हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का यहाँ पे निर्णय लिया जाता है और प्रचार कार्य जो है प्रारंभ हुआ, राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई, उपवास एवं प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया जाता है, तमाम सारी चीजें होती हैं, अवज्ञा व गिरफ्तारी देने की भी योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या किया गया है, हड़ताल देख लेना, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास भी किया गया है, प्रार्थना सभाओं का आयोजन भी किया गया है, अवज्ञा मतलब कानूनों की अवज्ञा मतलब नहीं मानना, और गिरफ्तारी देने की योजना बनाएंगे। ये सारे कार्य जो है गांधी जी द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्या है कार्य यहाँ पे ये गांधी जी द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, आंदोलन के इस मोड़ के कई कारण थे, क्यों ऐसा आंदोलन हुआ, क्या दिक्कत क्या थी यहाँ पे, क्यों इस तरह का आंदोलन चलाना पड़ा। पहला है, जन सामान्य को स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त था, स्पष्ट निर्देश था बिल्कुल से भी कि जो गांधी जी ने कहा वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो दूसरा है, किसान जो है वो किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया। तीसरा है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जन सामान्य से संबद्ध हो गया था। सबसे बड़ी बात है, अभी तक जितने भी हमने 1857 की बात करें, 1905 की बात करें, तो या होम रूल लीग आंदोलन की हम बात करें, इसी में भी जो स्वतंत्रता संघर्ष हुए, कैसे संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, उसमें स्थायी रूप से जन सामान्य जो है वो संबद्ध नहीं था। ये पहला ऐसा है, ये पहला ऐसा जन विद्रोह, ये जन आंदोलन है, प्रथम जन आंदोलन है जहां पे जो जनता है स्थायी रूप से क्या है, जन सामान्य भी इससे संबद्ध, और निर्धन वर्ग भी सक्रिय रूप से, किसान, शिल्पकार, शहरी निर्धन वर्ग भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ, वो नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अगला, सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख जो है वो निर्धारित की गई थी, और गलत फहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक रूप जो है वो धारण कर लिया। कई जगह हिंसाएं हुई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बड़ोदरा, अहमदाबाद, बड़े पैमाने पर यहाँ पे हिंसा होती है, और पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ हुआ।
स्थिति इतनी भयंकर विस्फोटक हुई कि गांधी जी पंजाब जाकर वहां यथास्थिति संभालने के लिए रवाना हुए, लेकिन उनको मुंबई भेज दिया गया। कहाँ गए थे ये? पंजाब जा रहे थे, लेकिन पंजाब नहीं आने दिया गया उनको। कहाँ भेज दिया गया? मुंबई भेज दिया गया उसको। ठीक है। कई जगह हिंसाएं जो है, गलतफहमी हुई। 6 अप्रैल जो है वो तारीख तय की गई थी, और लेकिन जल्दी ही हिंसा भड़क गई और इससे जो है स्थिति बेकाबू हो गई। कोलकाता, मुंबई, हाँ, दिल्ली, अहमदाबाद, वडोदरा, ये सब में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, बड़े पैमाने हिंसा थी। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में हिंसात्मक वो आरंभ। ठीक है। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो इसको फिनिश करते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने जन पहला जन जो अपना आंदोलन चलाया हुआ है वह वहां से चलाया हुआ है, उसको आप लोग देखें। गोलियों के निशान आज भी हैं। कई सारे लोग देखने भी जाते हैं, गोलियों के निशान के देखिए ये बने हुए है। दीवार बनाई गई वहां पे, अभी भी वो दीवार बनी हुई है अभी भी। वो 1919 की है, वो 1900 2019 की है, वो 1919 की है, वो 2019 की फोटो। जरा याद करो करो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 13 अप्रैल की बात है। घटना घटित होती है और पूरा देश जो है वो दहशत में, पूरा ये कह सकते हैं विश्व भी बड़ा घबराया हुआ था। हलचल मच गई थी, पूरे पूरे देश में हलचल मच गई थी। कई राष्ट्र जो है उनमें हलचल मच गई थी। कैसे ऐसे कैसे हो गए? मतलब जो निरंकुशता थी, ये कह सकते हैं, जो निरंकुशता थी उसकी चरम सीमा, ये कह सकते हैं, जो तानाशाही थी उसकी चरम सीमा है ये। कि किसी को, जैसे नहीं आप इस्लामिक देशों में देखते हैं, क्या करते हैं आतंकवादी, वो एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। कहीं वो 100 100 200 लोगों मौत घात उड़ा देते हैं। अभी अभी कहीं पे हुआ है, बोको हराम ने किया, वो नाइजीरिया में शायद मुझे लग रहा है। तो उस तरह से जो है ये कार्य करते थे। तो ये घटना बिल्कुल वैसी थी, बड़ी अप्रिय घटना है। और इस अप्रिय घटना के जो जनक हैं वो जनरल डायर हैं। इन्होंने बिना सोचे समझे जो गोली चला दी थी। और 1000 से अधिक जो है वो, जो बच्चे थे, बूढ़े थे, और महिलाएं थीं, क्योंकि त्योहार भी था उस टाइम, बैसाखी था, उत्सव सा मनाया जा रहा था, बैसाखी थी। जमा हुए थे, बाग था, भागने की जगह नहीं थी, एक गेट था, उसमें जो है अंदर घुस के जो उनको बाहर से घेर के जो है गोली मार दी गई। ठीक है, ये घटना सबको पता है। हम थोड़ा सा इसको डीप से पढ़ेंगे कि क्या चीजें हुई, इसके बाद में कैसे कैसे इसमें जो है कुछ चीजें। आ, 13 13 अप्रैल 1919 को जब पंजाब का सबसे बड़े उत्सव बैसाखी मनाया जा रहा था, तब 50 ब्रिटिश सैनिकों ने, जवानों ने काम को अंजाम दिया था। और इन जवानों का नेतृत्व जो है वो जनरल डायर कर रहा था। डायर ने बिना किसी चेतावनी के इन राइफलमैन को यह आदेश दिया था कि वो गोलियां चला दें। ठीक है। तो ये दिन कौन सा है, ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल है, जो कि हर दिन हर अप्रैल 13 अप्रैल को हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम लोग याद करते हैं। इस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई थी। 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है। नायर, कारण क्या था एक बार देखो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन उस जगह भीड़ जो है वो एकत्र भीड़ जो है, आम भीड़ नहीं थी, वो सब वहाँ के आम सभा के लिए आए हुए थे कि सभा में रॉलेट एक्ट का, अब हम फिर पीछे चल रहे हैं, रॉलेट एक्ट का विरोध। ठीक है, गांधी जी को हमने पढ़ लिया, देख लिया। तो कोई आम भीड़ नहीं थी, आम सभा भी नहीं थी कह सकते हैं, कोई, सॉरी, एकत्र भीड़ जो है वो आम भीड़ नहीं थी। और वो क्या कह रही थी, कोई एक सभा करने के लिए आए हुए थे, सब एकजुट हुए थे, और सभा में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। क्या किया जा रहा है? रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है। तो
वास्तव में कहा जाता है कि फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा एक लेजिस्लेशन पास किया गया था, जिसके अनुसार क्रांतिकारियों पर चलने वाले मुकदमे पर बिना किसी सुनवाई के निर्णय किया जा सकता था। और इसके अलावा भी और भी ऐसे कई नियम थे जो तर्क संगत नहीं थे। तो इसमें अंग्रेजों का उद्देश्य जो है वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के रिप्रेसिव प्रोविजन को रिप्लेस करना था, जो ये कह सकते हैं कि ये सब जो है वो जस्टिस STM रोडेट की कमेटी द्वारा जो है उसके द्वारा 1918 में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर ये ऐसा किया गया था, आधारित था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भाई डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के रिप्रेसिव प्रोविजन को रिप्लेस करना था, थोड़ा कड़ा बनाना था, थोड़ा सा ढंग का बनाना था। तो सर सिडनी रॉलेट जो है वो उनकी कमेटी जो है बनाई जाती, तो उनके द्वारा है 1918 में में पेश की गई रिपोर्ट पर ही ये आधारित था। ठीक है, इसका क्या है, हम लोग ऐसे समझेंगे, इसको छोड़ो ना, क्यों ऐसे माथापच्ची कर, कि भीड़ एकत्र हुई थी किस लिए? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, एक आम सभा के लिए सब लोग आए हुए थे। और उस दिन बैसाखी भी 13 अप्रैल को जो है बैसाखी थी। और इस एक्ट का पूरे देश में जो विरोध हुआ, गांधी जी ने भी क्या किया, महात्मा गांधी ने देशवासियों से इसका विरोध करने की अपील की, और जिसके परिणाम स्वरूप कि जलियांवाला बाग में सभी सभा हो रही थी। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में ही दो क्रांतिकारी जो थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, गिरफ्तार भी किया गया था, जिस कारण अमृतसर शहर में तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई थी। स्थिति और खराब थी। ये जो आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे उस दिन त्योहार था और ये सब लोग क्या कर रहे थे, सब आए हुए थे और एक आम सभा हो रही थी कि भाई ठीक है बातचीत करेंगे। तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, साफ साफ ऐसा करें। गांधी जी ने आह्वान किया हुआ था, तो थोड़ा सा और लोग आगे आ गए। इसके परिणाम स्वरूप जो है वो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग में क्या है, सभा हो रही थी। और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी, इसमें ही आप देखेंगे कि क्रांतिकारियों द्वारा दो क्रांतिकारी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है, जिस कारण जहां यहाँ पे अमृतसर में तनावपूर्ण की स्थिति। तो मेन जो है वो कि सैफुद्दीन और सत्यपाल को जब गिरफ्तार किया गया है, तब स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हुई थी। वैसे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, जलियांवाला बाग में आम सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, और उस दिन त्योहार भी था। कोई आम सभा नहीं थी, मतलब ये आम भीड़ नहीं थी। भीड़ तो ऐसी थी, मतलब जो लोग विरोध करने आए हुए थे। तो यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति कब बनी, जब दो क्रांतिकारी सत्यपाल और सैफुद्दीन को किचलू को मतलब गिरफ्तार कर लिया। इसमें क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापसी की ने अपनी उपाधि जो वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली, यहाँ पे जब उनको मिली, तो उन्होंने क्या किया, घटना का दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की जो उपाधि को वापस लौटाने का फैसला किया। टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को इस उस समय भारत के वायसराय थे, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस लेने की बात कही थी। और टैगोर को उपाधि साल 1915 में इन्होंने ही दी हुई थी। तो इसके बाद में उन्होंने 1919 में इस उपाधि को वापस कर दिया। ठीक है, कब किया, 1919 में। तो अगर आपसे पूछे कभी, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, 1919 में जिस उपाधि को नाइटहुड की उपाधि जो है, नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसने त्यागी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे आता है वो जनरल डायर आता है और गोली देखो चलवा देता है। तो इस वजह से यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है वो गोली लगती है और मारे जाते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं यहाँ पे इसके क्या कर रहे हैं। जलियांवाला हत्याकांड के लिए कमेटी बनाई जाती है। हाँ, तो एक लेकर 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था, और इस दौरान जो है इस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। ध्यान दें, कौन था इसका अध्यक्ष? इसका जो अध्यक्ष है लॉर्ड
विलियम हंटर है, ठीक है। लॉर्ड विलियम हंटर इसका क्या है, ये जो है इसका अध्यक्ष बना। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की जो स्थापना है वो जलियांवाला बाग सहित देश में हुए कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी, ठीक है। तो ये कहा जाए कि पर्टिकुलर इसके लिए तो नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे खास बात तो यही थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसकी कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन जो हंटर कमेटी गठन की गई थी वो की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश में हुए कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए भी की गई थी। तो इसको इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे, जिसमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित की गई हंटर कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भारतीय जो है वो शामिल थे। और इस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की और यह पता लगाने की कोशिश की, क्या पता लगाने की कोशिश की कि 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट में डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था। ध्यान देंगे, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कमेटी गठित की गई है और किसी वायसराय या कह सकते हैं सॉरी सेनापति या गवर्नर और सॉरी जनरल के खिलाफ जो है वो उसके कदम को गलत बता रही है। तो हंटर कमेटी है, और कभी आपसे पूछा जाएगा कि हंटर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, सार्वजनिक की थी, तो उसमें उसने डायर के कदम को सही ठहराया हुआ था, तो गलत हो जाएगा, उसने हमेशा क्या गलत बताया था, एकदम गलत बताया था। और इस रिपोर्ट के आने के बाद 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर थे, उन्होंने इस नरसंहार की आलोचना भी की हुई थी। और विंस्टन चर्चिल बाद में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बनते हैं जाके, ठीक है। तो यहाँ पे नरसंहार की उन्होंने आलोचना की थी और साल 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी उनके पास में कोई भी हथियार नहीं थे, बस लाठियां थी। तो यहाँ पे वक्तव्य याद रखेंगे किसने कहा है, विंस्टन चर्चिल ने कहा हुआ है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने कहा। तो ये सारे मुद्दे हैं किस तरह से इसका गठन हुआ है। कल हम लोग बात करेंगे यहाँ से खिलाफत आंदोलन, और फिर हम लोग बात करते जाएंगे नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ है, किस कौन सी संधियाँ की गई हैं, संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पतन कैसे हुआ इसका, इसके बाद में यहाँ से परोक्ष परिणाम क्या हुए। असहयोग आंदोलन भी हम लोग बात कर लेंगे कल, असहयोग आंदोलन और रॉबर्ट। ये सारे मुद्दे हम देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी हैं सारे इसमें मुद्दे, और इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लेंगे। लॉन्च ऑफ नॉन कांग्रेस का आह्वान, गवर्नेंस, ठीक है। ये सारे मुद्दे हम लोग कल देखेंगे, ओके। क्या कारण थे इसके, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे इसको, लाइक कल और अच्छा क्लास होने वाला है, मजा आने वाला है। कल हम लोग क्या है, असहयोग आंदोलन देखेंगे। क्या देखेंगे, कल हम लोग असहयोग आंदोलन भी देखेंगे इसके लिए। और जो लोग अभी इसमें हमसे जुड़ रहे हैं, क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे। हमारी सारी क्लासेस मिलती रहेंगी आप लोगों को। बहुत आराम से समझना है, भागना नहीं एकदम से, मजे से एकदम से नहीं, कि पूरा एकदम से हिस्ट्री आपको क्या है पता चल जाए, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको पूरा बहुत ध्यान से सुनना है। चल, तो इसमें देख लो, इसको लाइक करते रहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोड हमारा ध्यान रखेंगे, 10% आपको यहाँ से डिस्काउंट मिलने वाला है, और 10% जो है वो मैं रिफंड भी करूँगा, ठीक है। आपको रिफंड करूँगा 10%, ठीक है। तो सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा कोड याद रखेंगे AMR10, AMR10। एंड इसको जो है, आप मुझसे अभी जुड़ना चाहते हैं तो मेरी क्लास है, कितने बजे है, 11 बजे से क्लास हो रही, हाँ क्लास है एक, तो आप वहाँ से मिल सकते हो, ठीक है। Unacademy _ अमित कपूर, इस पर आप सब्सक्राइब करिए, इसको जो है यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, लिंक है हमारा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।